दिल्ली में क्या हुआ उस बैठक में, वो बातें लोगों से बातचीत करने के बाद, जो उस बैठक में शामिल थे उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज के बाद ये पता चल रहा है कि असल खेल तो यहाँ था कि बिहार में कैसे चुनाव लड़ना है और बिहार के अलावे दिल्ली में कैसे चुनाव लड़ना है। दिल्ली तो इनके हाथ में है नहीं जी, तो जो भी होगा वो गेन ही होगा जी। तो निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ेंगे, रणनीतियां बनाएंगे तो जीतने के लिए बनाएंगे। बिहार में पिछले 20 साल से या यूं कहा जाए तो पिछले 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि वो सत्ता में कब आए। नीतीश कुमार के कहने पर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कॉन्सेंट के बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके नीतीश कुमार के कहने पर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में सहयोग किया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह, आप देख रहे हैं भीतर की बात। देखिए, भीतर की बात में आज विशेष खबर टाइटल आप देख रहे होंगे कि अमित शाह के ऑपरेशन जो है उसकी शुरुआत हो गई है। 272 पर यह ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, जिसके लपेटे में नीतीश, नायडू, ये सब जो आपको चेहरे नजर आ रहे हैं ये आ रहे हैं। आखिरकार अमित शाह ऐसा क्या कुछ करने जा रहे हैं जिससे ये सब लपेटे में है, खास करके नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया। तो सीधा हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, अमित शाह का ऑपरेशन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और जब ऑपरेशन हुआ है तब सरकार जो है बदली है, कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स बदला है। देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई ना, तो 2024 तक उसने जो कुछ भी काम किए हैं वो अपनी मर्जी से किया है और अपने किसी भी एजेंडे को उसने पीछे बस्ते में नहीं डाला है जी। इधर पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि खूब गतिरोध चल रहा है राज्यसभा में। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को हटाने की बात चल रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो शख्स हैं जिनके अगुवाई में ये इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी को ये इनके दिमाग से, इनके तरीके से काम करने के, चाणक्य नीति से, जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बार बार बैठने का मौका मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और ये थोड़ा शांत इसलिए पड़ गए थे कि इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, मतलब तीसरा जो चुनाव हुआ, मोदी पार्ट 3 जो है आप बताते हैं, उसमें उसमें हुआ है क्या ना कि उसमें पूर्ण बहुमत नहीं आया है जी। और यहीं आकर के इस शख्स को थोड़ा सा अपनी रणनीतियों को फिर से उस जगह पर ले आने में दिक्कत हो रही थी। देश के गृह मंत्री भी हैं जी, इसलिए इन पर जवाबदेही जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है जी। इसके बाद जो एजेंडा लाना चाहती है केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार या नरेंद्र मोदी, वो एजेंडा पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे की कहानी और कारण आप समझ ही सकते हैं कि वो आंकड़ा है जिस आंकड़े को, मैजिक आंकड़े को 272 को ये छू नहीं पाया है। अब हम 272 के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। पिछले आप देख रहे होंगे कि जून में जब 4 जून को परिणाम आया था, उसके बाद से लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही थी कि कहीं उसका ग्राफ गिर तो नहीं रहा है, बिल्कुल उसके उलट परिणाम आया और जितना ज्यादा ये पूरा पक्ष खुश नजर आ रहा था, अचानक से धड़ाम से गिरा है जी। क्योंकि इनको वो नहीं मिल पाया है जो ये चाहते थे जी। लोकसभा के चुनाव में भले ही इन लोगों के पास सीटें आई हों, लेकिन विधानसभाओं के चुनाव जो भी हुए हैं, करीब 5-6 राज्यों में हुए हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप झारखंड की बात छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर भी रहा, जो राज्य आप समझिए कि मैंने पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां पर विरोध लगातार बीजेपी का 317-35A को लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह अब ये देख चुके हैं कि उनके ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है और आरएसएस का जो दबाव था वो दबाव भी कुछ कम हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में जब चुनाव हो जाएंगे, उसके परिणाम आ जाएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और इनके जगह पर कोई दूसरा एक्शन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, हरियाणा में भी अच्छा खासा और इसके बाद महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये सत्ता में आ गए हैं जी। उस स्थिति में आ गए हैं कि अपने लोगों को इनके और इनके भतीजे के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं है जी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह फिर से अपने एक्शन में आ गए हैं पुराने। और 3 दिन पहले
आपको याद होगा कि जो तिरहुत का बिहार में चुनाव हुआ है, उसके परिणाम आए, उसके ठीक तुरंत बाद, अभी पूरा परिणाम आया भी नहीं था कि उसको परिणाम को देखते हुए अचानक से बैठक बुलाई गई थी, पहले से प्रस्तावित नहीं थी जी। अचानक से बैठक बुलाई गई और सारे बिहार के जितने भी नेता हैं वो गए, किसी भी गठबंधन के किसी भी दल से हो। उसके साथ साथ इनके साथ एक बैठक हुई, संजय झा के आवास पर यह बैठक हुई और उस बैठक से निकल करके जो बातें आई, हमने कल उन बातों को रखा था। लेकिन अब उसके आगे के स्टेप, जैसे जैसे दिल्ली में क्या हुआ उस बैठक में, वो बातें लोगों से बातचीत करने के बाद, जो उस बैठक में शामिल थे उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज के बाद ये पता चल रहा है कि असल खेल तो यहां था, क्योंकि इनको पता है कि बिहार में कैसे चुनाव लड़ना है और बिहार के अलावे दिल्ली में कैसे चुनाव लड़ना है। दिल्ली तो इनके हाथ में है नहीं जी, तो जो भी होगा वो गेन ही होगा जी। तो निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ेंगे, रणनीतियां बनाएंगे तो जीतने के लिए बनाएंगे, और उस रणनीति में इन सबका हाथ नहीं है जी जी। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का एकल निर्णय होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी वहां लड़ना चाहते हैं, ये भी वहां लड़ना चाहते हैं, वहां लड़ना तो और बाकी के लोग भी चाहते हैं एनडीए गठबंधन के तहत। लेकिन क्या होगा ये तो उस समय फैसला होगा जब फरवरी में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार वाला जो चुनाव है, बिहार में पिछले 20 साल से, या यूं कहा जाए तो पिछले 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि वो सत्ता में कब आए। नीतीश कुमार के कहने पर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कॉन्सेंट के बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके नीतीश कुमार के कहने पर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में सहयोग किया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछलग्गू की भूमिका में रही है। अब वही भारतीय जनता पार्टी आगे आना चाहती है। अब मिशन 272 की तरफ कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को अगर एक तरफ रख भी दे तो मिशन 272 की तरफ लग गए हैं। अगर ये इनका पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये सारे जो मुद्दे हैं वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाते हैं। अभी अभी आपने देखा कि 2-3 ऐसे एजेंडे थे जिसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। बिल्कुल, अभी अभी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल को फिर से आगे बढ़ाना पड़ा, निरस्त करना पड़ा, जेपीसी को देना पड़ा। ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर इनको डिपेंड होना पड़ता है बाकी के अपने साथियों पे जी। उस डिपेंडेंसी को ये समाप्त करना चाहते हैं। कैसे होगा? तो उसके लिए मास्टर माने जाते हैं। जिन राज्यों में आपने देखा होगा कि इनकी सरकार नहीं है और संभावनाएं बन सकती हैं कि सरकार में आ जाए भारतीय जनता पार्टी, तो वैसे राज्यों में आपको पता है कि क्या करते हैं जी। अब ये कहा तो ये जाता है अघोषित रूप से कि खुद ही वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की रणनीति क्या होगी, कारण क्या होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये तो आपको महाराष्ट्र में दिखा, मध्य प्रदेश में दिखा, झारखंड में लगातार प्रयास चलाओ तो सबको पता है। बिल्कुल, अब जो वर्तमान स्थिति है कि सबसे पहला लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का, ये 272 जी 543 जो लोकसभा सीट है उसमें 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए 32 का इनको चाहिए जी। वो 32 किससे पूरा हुआ है ये भी आपको पता है जी। कि चंद्रबाबू नायडू के पास जो लोग हैं 16 उनके सांसद हैं, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, इसके बाद चिराग पासवान के 5 हैं, 7 एकनाथ शिंदे के हैं, इसके बाद अजीत पवार के 1 हैं और जनसेना के 2 हैं, बाकी भी लोग हैं जी। लेकिन जो असल बात यह है कि ये जो पूरा कर रहे हैं इनके और इनके ये चारों मिल करके कहीं ना कहीं इस इनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इसको पूरा कहां से किया जाए ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है। और इनका तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, इनको लेकर के अभी जो एक एजेंडा आप देखे होंगे पिछले 24 घंटे से चल रहा है कि इनको कमान देने की इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन में ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, और ये तो नहीं है, ये बात क्लियर है क्योंकि इन्होंने सीधे इंडिया गठबंधन से के विरुद्ध चुनाव लड़ा था लोकसभा का भी, और ये भी इंडिया गठबंधन के साथ कोई तालमेल करने के लिए आने वाले चुनाव में भी तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि साफ तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से लड़खड़ा रही है उस तरीके से ये सब कुछ संभव नहीं है कि उसके साथ रह करके चुनाव लड़ा जाए। यही बात कहते हुए इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। और महाराष्ट्र में जो भद पीटी है, इन दोनों का कहना है कि वो कांग्रेस के चलते हुआ है। अब इसके आगे की कहानी इसके आगे की कहानी में ये बार बार ये दोनों मिल करके इनको दबाव बना रहे हैं कि हमारे कंधे पर आप है, इसलिए हमारी बात माननी होगी। इन दोनों पे दबाव है अल्पसंख्यक समाज का कि आप
स्पष्ट कीजिए कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस ने एक एजेंडा डाल दिया बिहार के विषय में, आपको पता ही होगा कि उप मुख्यमंत्री का एक 2005 में भी इस तरह की बात थी। ये सभी बातें कहीं ना कहीं होती हुई अमित शाह तक पहुंच रही हैं और अमित शाह को पता है कि 2025 के चुनाव में अगर वो चूके तो फिर लंबा समय उनके लिए चला जाएगा और इनके पास भी समय नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2029 में इनको फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। बिल्कुल 2020 में ना होगा, यानी 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने को मिलेगा कि वो फिर से सत्ता में बिहार के आ सकती है। तो महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करने की पहले भी मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला था कि भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा वो चुनाव के बाद, प्री पोल नहीं पोस्ट पोल जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार को अघोषित तौर पे कहा जाए तो इन लोगों ने अपना नेता मान लिया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतना वेट करने के लिए तैयार है? अगर भारतीय जनता पार्टी वेट करने के लिए तैयार है तो ये नहीं तैयार है, इसके अलावा और भी लोग हैं नहीं तैयार हैं। बाद में आप देखिए तो लालू प्रसाद का बयान जो आ रहा है वो भी कुछ अलग कहानी कह रहा है। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पर जब इन लोगों को भरोसा नहीं हो सकता है तो फिर इनको भरोसा कैसे होगा? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब जब जरूरत महसूस हुई है इनको छोड़ करके और अलग गठबंधन में सरकार बनाई है जी। तो ये भी बातें समझ में आ रही है कि अगर 2025 के चुनाव में इनके बिना सरकार बन सकती है तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से चले जाएंगे उधर, कोई रोक नहीं सकता है उनको। नीतीश कुमार ने ऐसा पहले भी किया है। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के जो करीबी कहे जाते हैं या नीतीश कुमार की पार्टी के संजय झा है, कल ही हमारी बातचीत हो रही थी संपादक नोमेश जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संजय झा ने बहुत अच्छा काम किया, वो लीड कर रहे हैं, नीतीश के विकल्प के रूप में वो दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो बातें समझ में आ रही है वो कुछ और कहानी कह रही है। उस कहानी में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो इनके जो 12 सांसद हैं जी उस पर इनकी नजर है। 12 सांसद में से अधिकांश, या तो आप ललन सिंह की बात कर लें तो उनका देख लीजिए कि इनके साथ कितना बड़ी बेहतरीन रिश्ता हो गया, एक ही सोफा पे दोनों आदमी बैठते भी है जी। संजय झा जिनको कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से ही बहुत ज्यादा करीब है जी। तो एक ये मुद्दा, दूसरा मुद्दा कि ये इनकी पार्टी में भी अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इनके राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, अपने ही पार्टी से पूर्ण बहुमत पे है। लेकिन उनके जो सांसद हैं 16 उन पे डोरा डाले जा सकते हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे, उनके जो 7 सांसद हैं उस पर भी इनकी नजर है। सबसे पहले निपटना बिहार से है। ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप उस 40 में 5 जोड़ दीजिए, 45 हो जाता है, यानी अब 27 की जरूरत है। उस 27 को पूरा करने के लिए आप देखिए कि इनके तरफ से ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, अगर ये समर्थन कर रही हैं, अभी अभी आपने देखा होगा इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार का समर्थन किया है वेस्ट बंगाल वाले, माफ कीजिए, बांग्लादेश वाले मुद्दे पे। तो ये अगर उधर चली जाती है तो इन सब की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों से ज्यादा खतरनाक ये है, ये और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। तो उससे तो पूरा नहीं होता है। 5 तो मिल गया, यानी कि 240 में 5 245 हो गया। बाकी के 27 जो घट रहे हैं उन 27 को पूरा करने के लिए देखिए समाजवादी पार्टी के पास 37 है। दूर दूर तक संभावना नहीं नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी जिससे कि उनके सांसद को ये ले सकते हैं। लेकिन डीएमके भी नहीं टूटती हुई नजर आ रही है, उसके पास भी 22 सांसद हैं। अब 22 सांसद में से अगर 14-15 टूटेंगे तब ना जाकर के ऐसा होगा, लेकिन 14-15 टूटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अब शिवसेना जो है एक बार तोड़ चुके हैं, दूसरी बार शिवसेना के 9 सांसद नजर आ रहे हैं। यानी शिवसेना के 9 सांसद को तोड़ लिया जाए तो ये संख्या और घट सकती है, लेकिन 9 तो टूटेंगे नहीं। चलिए 7 टूट जाएंगे मान लेते हैं, तो 20 की संख्या बच जाती है। और 20 को पूरा करने के लिए शरद पवार के 8 हैं, पहले भी इसको तोड़ चुके हैं। तो इस पर भी नजर है कि अगर 8 आ जाते हैं तो उसके बाद कितने बच जाते हैं? 12 कहाँ है? 16 यहाँ है, 12 यहाँ है और 16 यहाँ है। तो ये 272 का, और इनमें से अब देखे हुए है कि लगातार
अभी तक रीसफल नहीं हुआ है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सफल रीसफल तब होगा जब ये 272 का आंकड़ा इनके थ्रू पूरा हो जाएगा। अगर इन लोगों में से टूट करके अगर अलग बैठने की मान्यता, जैसा कि आपको पता है पहले भी हो चुका है, आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस भी इस तरह की बातें करती रही है और विभिन्न पार्टियों को तोड़ करके अपनी सत्ता बरकरार रखती रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कि विपक्ष को तहस नहस करने के लिए 70 के दशक में क्या किया किसको पता नहीं है, 90 के दशक में क्या हुआ किसको पता नहीं है। तो ये सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अचानक से अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। और अमित शाह के एक्शन में आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा राजनीतिक उलट पुलट होने वाला है। यानी कि अमित शाह के ऑपरेशन 272 शुरू हो गया है और लपेटे में ये दोनों तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इधर भी काफी लोग नजर आ रहे हैं जिनकी पार्टी के भीतर, जिनके सांसदों को इधर उधर होने की स्थिति नजर आ रही है। कहीं कहीं तो किसी पार्टी के एक एक सांसद हैं तो एक एक को जोड़ करके, माने तिनका जोड़ करके आप देखते हैं कि घोंसला बनता है और उसमें अमित शाह लग गए हैं। चूंकि अमित शाह को लग रहा है कि अब लंबा चुनाव है, दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही है तो वहां तो बैठे बैठे वहां रणनीति बना सकते हैं। बिहार के लिए विशेष सोचने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि नीतीश कुमार को क्या चाहिए। नीतीश कुमार को तब तक बरगला करके रखो कि आप ही मुख्यमंत्री, आप ही मुख्यमंत्री, आप ही मुख्यमंत्री, जब होगा देखे बाद तख्ता पलट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन लोगों के लिए इनके पास काफी समय है और समय निकाल करके अब ये नए फॉर्मूले पर आ गए हैं जिसमें नीतीश नायडू के अलावा ये सब जो हैं इस खेमे में हैं। लेकिन इसके अलावे जो 241 कांग्रेस को छोड़ करके सांसद हैं विपरीत गठबंधन में, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अमित शाह खेल कर सकते हैं। यानी 272 हर हाल में बाय हुक एंड क्रुक पूरा करना है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है और नीतीश कुमार की पार्टी भी खतरे में नजर आ रही है। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि जब तिरहुत का रिजल्ट आया है तब से लगातार ये बातें कही जा रही है कि तिरहुत के रिजल्ट के बाद से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा एक्शन में आ गई है। क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े नजर आए हैं उन आंकड़ों में जो ये आप देखिए कई जो उपचुनाव हुए हैं जिसमें कुढ़नी के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ जदयू से अलग लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, जदयू बुरी तरह से मात खा गई और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। केदार गुप्ता यहाँ से जीत करके आए थे, जबकि ये पारंपरिक सीट जो है कुढ़नी का जदयू की थी। जदयू यहाँ कलाधर मंडल को माफ कीजिएगा, यहाँ मनोज कुमार को चुनाव लड़ाई थी और मनोज कुमार यहाँ लगभग 3600 वोटों से हारे थे। इसके बाद रुपौली का चुनाव हुआ, वहां भी आपने स्थिति देखा कि रुपौली में भी कलाधर मंडल को लड़ाया गया था लेकिन वहां निर्दलीय जीत करके आए। इसके बाद सारण में आपने देखा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो चुनाव हुआ था उसमें अफाक अहमद जीत करके आए, जो कहीं ना कहीं सीपीआई और बीजेपी दोनों को मात दिए। यानी कि नीतीश कुमार का ग्राफ यहाँ पूरी तरह से गिरा हुआ नजर आया जितने भी उपचुनाव हुए हैं। अब 4 सीटों के उपचुनाव को अगर छोड़ दे तो इसके बाद तिरहुत में जो हुआ कि चौथे नंबर पे आप चले गए, भद पीट गई है। लगातार आप लोग खबर कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये सहयोग नहीं किए, वो सहयोग नहीं किए। पूरी तरह से आपको नजर आया होगा कि जदयू को बीजेपी ने सहयोग फुल किया, साथ लेकर के बैठे उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, तो फिर किसने सहयोग नहीं किया? वो सहयोग किसने नहीं किया है वो पंचनामा में संपादक नवल मिश्रा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। अब स्थिति यह है कि बिहार में कोई राजनीतिक सुनामी और भूचाल आ जाए। 22 तारीख को एक बार फिर से बुलाई गई है एनडीए गठबंधन की बैठक। उस 22 तारीख की बैठक के पहले बहुत बड़ा कोई फैसला अगर आ जाए तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो 15 तारीख से निकलने वाले थे यात्रा पर, अचानक से उनकी यात्रा का डेट जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वो अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। आज हम जो बात करें तो 12 तारीख है, यानी कि तैयारियां होने के लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए ना। लेकिन अब तक 15 तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आना, यह तय नहीं होना कि नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं 15 तारीख से, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खेल कुछ अलग हो रहा है। और लालू प्रसाद के बयान के बाद बिहार में मचा उथल पुथल, जदयू का चुप रहना और भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव हो जाना, कहानी कुछ और कह रहा है। देखिए अमित शाह जो है वो एक्शन में आए हैं और एक्शन में आने का बड़ा कारण है कि आंकड़ा जो है वो उसे जुटाना है और उसमें अब अमित शाह लग चुके हैं। चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के। वैसे में अमित शाह जब एक्शन में आए हैं तब बड़ा राजनीतिक मोड़ जो है वो देश में देखने को मिला है और इसका असर तमाम राज्यों पर भी होता है। वैसे में अमित शाह क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं, ये तमाम खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन नजर हमारी लगातार बनी
बनी रहेगी नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।